नमस्कार। हिंदी व्याकरण वाक्य भाग 1। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के गुण क्या है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं। आइए शुरू। यहाँ आप कुछ शब्द देखेंगे लिखे हुए हैं 2 पंक्तियों में। पहली पंक्ति है पीछे पीछे है भाग बिल्ली के चूहे रही, और दूसरी पंक्ति में लिखा है, जो शब्द लिखे हैं वो है बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही। अब आप दोनों पंक्तियां देखेंगे, इसमें जब आप सबसे पहली पंक्ति देखते हैं तो आपको कुछ अर्थ ग्रहण नहीं होगा। यहाँ शब्द तो लिखे हैं लेकिन आगे पीछे करके लिखे हैं। आप देखेंगे पीछे है भाग बिल्ली के चूहे रही, यहाँ पर कुछ शब्दों को एक साथ रखा गया है लेकिन आगे पीछे रखा गया है, जिससे आपको अर्थ समझने में कि इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है ये समझने में आपको थोड़ी सी समस्या होगी। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी पंक्ति देखेंगे बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो आपको पढ़ते ही सीधे अर्थ ग्रहण हो जाता है। तो वाक्य जो है, और इससे आपको पता चल रहा है यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है। तो वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हम कुछ सार्थक शब्दों को, सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ होता है, तो कुछ सार्थक शब्दों को जब हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो वाक्य बन के आते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो आप ऊपर कहेंगे ऊपर भी सार्थक शब्द है, पीछे का भी कोई अर्थ है, भाग का भी कोई अर्थ है, बिल्ली चूहे इन सबका कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन अगर हम इन्हें एक साथ रख रहे हैं, तो एक साथ रखने पर कोई उसका अर्थ नहीं निकल के आ रहा। वहीं दूसरी पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो हमने इन शब्दों को एक साथ रखा है और साथ में ये सार्थक शब्द हैं और एक साथ ऐसे ढंग से रखा है जिससे हमें एक अर्थ निकल के आ रहा है कि यहाँ पर हम बता पा रहे हैं कि बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भाग रही है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह, सार्थक मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है और वो समूह मतलब एक ग्रुप में एक साथ ऐसे रखे जाते हैं जिससे एक पूर्ण अर्थ की, मतलब हमें पूरा का पूरा अर्थ समझ आता है, पूरा भाव समझ आता है कि वो उन शब्दों के द्वारा क्या कहना चाहता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम लेके चलते हैं, उधर जा बालक मत। अब यहाँ पर सार्थक शब्द तो हैं, इन शब्दों का अपना अपना अर्थ है, लेकिन आप देखेंगे इनका जो समूह है वो निरर्थक है। समूह मतलब जिस ग्रुप में वो रखे गए हैं, जिस क्रम में वो रखे गए हैं, वो उनसे हमें कोई अर्थ नहीं पता चल रहा। लेकिन वहीं हम जब यहाँ दूसरा उदाहरण देखते हैं उसी का ही, बालक उधर मत जा, तो हमें दिखता है कि यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह है, मतलब जो शब्द हैं वो इस तरह क्रम में रखे गए हैं जिससे हमें एक अर्थ की प्रतीति हो रही है। ठीक है, तो यह एक शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं है ऊपर वाला, क्योंकि यह ना तो किसी भाव को प्रकट करता है ना ही किसी अर्थ की प्रतीति करता है। वहीं दूसरा वाक्य हम देख रहे हैं, इससे हमें भाव भी हमारे प्रकट हो रहे हैं और हमें अर्थ भी समझ आ रहा है, इसलिए हमें इससे अर्थ का बोध हो रहा है। अतः ये वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। तो वाक्य की परिभाषा आपको समझ आई कि शब्दों का सार्थक समूह मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो पहली बार, और उनका हम एक सार्थक, जैसे एक ऐसा क्रम में उन शब्दों को रखें जिससे हमें किसी अर्थ की प्रतीति हो, मतलब किसी अर्थ का हमें बोध हो, अर्थ कोई हमें समझ आए, भाव हमें समझ आए, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के गुण मतलब कोई भी वाक्य है,
अगर आपने कोई भी वाक्य लिखा है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे हम कहें कि हाँ ये जो है सही वाक्य है। तो पहला गुण होता है उसका सार्थकता। सार्थकता मतलब कि जो उस वाक्य में शब्द प्रयोग हो रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए, मतलब उसका अर्थ होना चाहिए, हर शब्द का अपना एक अर्थ होना चाहिए। अब जैसे मैं लिख दूं कलम, कलम, ठीक है ना। अगर मैं लिख रही हूं कलम तो कलम जो है एक सार्थक शब्द है, ठीक है। अगर मैं उसकी जगह लिख दूं अगर मैं उसकी जगह लिख दूं मलक, मलक, तो वो शब्द का अर्थ नहीं पता चला, लेकिन कलम शब्द से हमें अर्थ पता चल रहा है। तो हमारे जो शब्द होंगे वो सार्थक होने चाहिए, मतलब उनका अर्थ हो सार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, ठीक है। दूसरा गुण क्या है, आकांक्षा। आकांक्षा मतलब कि जब जब भी कोई वाक्य लिखा जाए तो उससे पूरे भाव की प्रतीति होनी चाहिए, वो भाव रूप से पूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ वाक्य बोल दिए उसके बाद भी जो सुनने वाला है उसके मन में जिज्ञासा रह जाए कि ये क्या था, इसमें और क्या हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ बच्चा बाजार गया तो उससे पूरा वाक्य की हमें भाव पता चल रहे हैं, कुछ अधूरा नहीं रह रहा है। अगर मैं सिर्फ लिख दूं बच्चा गया तो मन में आकांक्षा, हमारी जिज्ञासा बढ़ जाएगी सुनने वाले की कि कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। तो ऐसे वाक्य का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें भाव जो है हमारे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, कोई आकांक्षा ना रहे। योग्यता, योग्यता मतलब क्या होना चाहिए, शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव बोध की योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो भी आप वाक्य में शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो जिस प्रसंग के अनुसार, मतलब जिस जिस के लिए आप बातें प्रयोग कर रहे हैं उसी के अनुरूप उन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप खुशी के समय में किसी को इस तरह से ओहो ये क्या हुआ, ऐसे शब्द नहीं। अगर खुशी का माहौल है तो हमें खुशी वाले शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे वाक्यों में ये योग्यता होनी चाहिए कि जैसी परिस्थिति है वैसे ही वो भाव को उन शब्दों के द्वारा हम प्रकट कर सकें। अन्विति, अन्विति मतलब व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि मतलब कि जो व्याकरण के नियम है, जो जैसे कि लिंग, क्रिया, वचन, इन सब के आधार पर वाक्य बनना चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते ना, ये अगर मैं ये वाक्य बोलूं राम बाजार जाती है तो ये जो है व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। क्यों? क्योंकि राम बाजार जाता है सही वाक्य कहलाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए कि जिस जैसी संज्ञा है उसी के अनुसार हमने कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग, वचन सबका प्रयोग किया है, ठीक है। अंत में समीपता, पूरे वाक्य को एक साथ कहना चाहिए। समीपता मतलब जो आप वाक्य बोल रहे हो वो एक साथ एक लय में होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कोई बोलना चाहिए कि पहला शब्द एक बार में बोला फिर दूसरा शब्द थोड़ी देर में बोला, नहीं ऐसे नहीं। अगर कोई बोल रहा है, अगर ये वाक्य है गीता बहुत मधुर गाती है, अब कोई इस तरह से बोले गीता फिर रुक गया, गाती मधुर, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी वाक्य है उसमें उन शब्दों में आपस में समीपता होनी चाहिए, मतलब उच्चारण करते वक्त वो एक ही लय में आने चाहिए। तो कोई भी वाक्य तभी आपका शुद्ध माना जाएगा और अच्छा माना जाएगा जब उसके अंदर ये 5 गुण आप देखेंगे। 5 गुण कौन कौन से? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, अन्विति और समीपता। अब हम आते हैं वाक्य के अंक। वाक्य के 2 अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब जैसे कि आप एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है बच्चा खेल रहा है और दूसरा है सूरज चमकता है। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चा जो है किसके बारे में, कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है।
तो उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में जो बात कही जा रही है, मतलब बच्चे के बारे में कही जा रही है तो बच्चा उद्देश्य हुआ। और इस बच्चे के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ऐसे ही सूरज चमकता है, कौन चमक रहा है? सूरज। तो सूरज उद्देश्य, सूरज के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। और क्या सूरज के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो चमकता है, तो चमकता क्या हुआ? विधेय हो गया। तो जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ भी उसके बारे में कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। अब जो है वाक्य के आधार पर, वैसे तो वाक्य के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर यहाँ पर हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य के भेद कर रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। इन तीनों वाक्य, सबसे पहला आता है साधारण या सरल वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है सरल मतलब सिंपल, सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में जो कहते हैं। इन वाक्यों में, इनका वाक्य हम कैसे पहचानेंगे ये कौन से वाक्य होते हैं? इस वाक्यों में एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधि होगा, मतलब जो भी वाक्य होगा उसमें कहने, जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो एक ही व्यक्ति होगा, और जिसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो एक ही बारे में चीज कही जाएगी। ठीक है, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, इसमें क्रिया भी एक ही होगी। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होते, मतलब उसके साथ कुछ और बातें हम नहीं कहते हैं। जैसे कि राम गेंद से खेलता है, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर उद्देश्य जो है वो एक ही है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है, और किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब उद्देश्य हमारा एक ही है। और राम के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो गेंद से खेलता है, तो उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो भी एक ही बात कही जा रही है। तो हमारे पास एक ही विधेय हुआ, और क्रिया भी एक ही हमारे यहाँ पर, कि राम जो है कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की क्रिया कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खेलने का, तो क्रिया भी एक है और वही मुख्य क्रिया है। और यहाँ पर कोई इसके बारे में, राम के बारे में कुछ और आगे बात नहीं कही। ठीक है, तो इसीलिए ये सरल वाक्य। सरल वाक्य छोटे, जरूरी नहीं कि छोटे हो, लेकिन जो भी होंगे उसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी। आइए हम दूसरे भेद पे चलते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त मतलब संयुक्त, जो कुछ जुड़े हो, युक्त हो, जुड़े हो। तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? उन वाक्यों में दो वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। अगर उनको अलग अलग भी रख दिया जाए तो उनका अपना एक अर्थ निकल कर आता है, और वो दोनों ही वाक्य किसी योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह कौन से? जैसे कि किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि। इस तरह के योजक जो चिन्ह है, योजक चिन्ह मतलब योजक कौन से होते हैं? जो दो चीजों को आपस में जोड़े। तो ऐसे चिन्हों से दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए लिखा है, चंदन खेलकर आया और सो गया। अब यहाँ पर दो वाक्य आप खुद देखेंगे, चंदन खेलकर आया पहला वाक्य है, और सो गया भी दूसरा वाक्य है। अगर मैं इनको अलग अलग करके भी लिखती, जैसे कि चंदन खेलकर आया, चंदन सो गया, तो भी अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, और अब मैंने इनको क्या किया, ये अब अलग अलग दो स्वतंत्र वाक्य होते हुए भी मैंने इनको योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ दिया। अब इसमें मैंने कौन सा योजक चिन्ह लगाया है? और लगाया। ठीक है, तो चंदन खेलकर आया और सो गया, तो ये दो स्वतंत्र वाक्य थे, खेलकर आना और सो गया। यहाँ पर आप दो क्रिया देखेंगे अलग अलग। ठीक है, और दोनों ही स्वतंत्र क्रियाएं हैं इसमें, और इनको हमने योजक चिन्ह से जोड़ दिया और लगाकर, और हमारा ये संयुक्त वाक्य बन गया। तो संयुक्त वाक्य में हमें ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य यहाँ पर होते हैं। स्वतंत्र मतलब कि उनको अगर हम अलग अलग कर दें, उन वाक्यों को अलग अलग करेंगे तो उनका अपना एक अर्थ निकल कर आएगा, और उन वाक्यों को हम इन योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ेंगे।
फिर आता है तीसरा मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। व्याधिकरण योजक कौन से होते हैं? जो, जब, तब, जहां, तहां, की, क्यों, क्योंकि, अगर, यदि। अब मिश्रित वाक्य होते क्या? मिश्रित वाक्य में क्या होंगे? संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर क्या होता है पहले ये समझिए। संयुक्त वाक्य में हम दो वाक्य होते हैं लेकिन दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि चंदन खेल कर आया और सो गया। अब यहाँ पर ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन मिश्रित वाक्य में जो एक से अधिक वाक्य होते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब पहला वाक्य जो होगा, जो दूसरा वाक्य जो होगा वो पहले वाक्य पर निर्भर होगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि यहाँ पर एक प्रधान वाक्य होता है कि पहले यहाँ पे एक प्रधान होगा जो मेन चीज उसके बारे में कही जा रही है, और जो भी बाकी के जो भी वाक्य उससे जुड़े होंगे वो उस पर निर्भर करेंगे जो पहले के बारे में कहा गया, ठीक है। और जो दूसरे वाक्य होंगे उसे हम आश्रित उपवाक्य कहेंगे। और ये सारे वाक्य जो हैं इन ये जो शब्द दे रखे हैं योजक शब्द, जो, जब, तब, जहां, वहां, की, क्यों, क्योंकि, अगर, उनसे जुड़े होते हैं। के द्वारा हम समझते हैं इसे। यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रधान वाक्य है यदि अधिक दौड़ोगे, ठीक है, ये प्रधान वाक्य है। अब इसके साथ इसके ऊपर ये दूसरा वाक्य जो है थक जाओगे वो निर्भर करता है, आश्रित करता है, तो इसीलिए ये मिश्रित वाक्य है। और यहाँ पर हमने जो व्याधिकरण योजक है यदि, तो उनसे इन वाक्यों को जोड़ा हुआ है। तो यदि अधिक दौड़ोगे तो ये आपका प्रधान वाक्य हुआ। ये इस प्रधान वाक्य पे जो दूसरा वाक्य है वो आश्रित हो गया। अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे तो इनका स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा ये इसके बारे में बोल रहा है या नहीं। तो इसलिए मिश्रित वाक्य में जो पहला वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य को आगे बढ़ाता है और वो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। अब जैसे कि ये, यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया तथापि वह नहीं माना। अब यद्यपि और तथापि, पहले तो ये दो योजक चिन्ह जुड़ गए तो हमें पता चला ये मिश्रित उपवाक्य है। और मैंने उसे बहुत समझाया, ठीक है ना, तो मैंने बहुत समझाया ये प्रधान वाक्य हुआ। अब क्या समझाया, किसे समझाया, अब समझाने के बाद क्या हुआ तो उसके ऊपर ये निर्भर किया, वह नहीं माना। अगर मैं अकेले में सिंपल में बोल देती वह नहीं माना, तो क्या नहीं माना, कौन नहीं माना, क्वेश्चन उठेंगे। तो इसीलिए मिश्रित उपवाक्य में जो पहला वाक्य होता है, जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर जो है वो निर्भर करता है, और इसीलिए दूसरे वाक्य को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं और पहले वाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो आज हमने वाक्य पढ़े, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो 3 तरह के थे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब हम अगली वीडियो में जो है मिश्रित उपवाक्य के जो भेद हैं, जिसमें हम उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के भेद जो है अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।